Hi there, welcome to my channel. This video is about non-coding jobs in IT sector. तो मुझे अपने YouTube चैनल पर और LinkedIn पर ये काफ़ी क्वेरीज आती हैं कि अगर हम नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से हैं या फिर कोडिंग में इंटरेस्टेड नहीं हैं और IT में स्टार्ट करना चाहते हैं या स्विच करना चाहते हैं तो हमारे क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो एक्चुअली में ऑब्वियसली कोडिंग जो है वो IT का बैकबोन है, बट कोडिंग के बिना भी there are so many options for you guys to either switch your career into IT for the better growth, for better salaries obviously, एंड अगर आप फ्रेश भी स्टार्ट करना चाहते हैं नॉन कोडिंग जॉब्स को, सो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर यू। तो मैंने एक लिस्ट कंपाइल करी है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉज सरप्राइज्ड बाय लुकिंग एट सो मेनी ऑप्शंस। तो काफ़ी सारे जॉब ऐसे हैं जो आप बिना कोडिंग के भी IT में कर सकते हैं। मैं इन सारे जॉब्स टाइटल्स के ऊपर, इसमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती है, क्या क्या आपको स्किल सेट चाहिए ये जॉब जो है वो स्टार्ट करने के लिए, एंड मैं एक सैलरीज के बारे में भी बात करूँगी कि डिफरेंट लेवल्स पर आप क्या क्या सैलरी जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आप कितने नोट बना सकते हैं इंडिया के अंदर भी और कनाडा के अंदर भी। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो मेनली मैं जिन रोल्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ वो है स्क्रम मास्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, BA/BSc जिसे बिजनेस एनालिस्ट भी कहा जाता है, देन डिजिटल मार्केटिंग SEO स्पेशलिस्ट हो गया, देन टेक सपोर्ट स्पेशलिस्ट हो गया, एंड देन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एंड वी ऑल्सो हैव लाइक डेवऑप्स विच इज़ नॉन कोडिंग फील्ड, एंड देन वी हैव मैनुअल टेस्टर्स एज वेल जिनका कोडिंग से कोई रिलेशन ज़्यादा नहीं होता है, UX डिज़ाइनर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, एंड इससे अलावा भी थोड़े बहुत फील्ड हैं। तो जब हम डिटेल डिस्कशन करेंगे तो मैं इन सब पे टच अपॉन करूँगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला फील्ड विच इज़ स्क्रम मास्टर। तो जो स्क्रम मास्टर होते हैं ये नॉन टेक्निकल ही होते हैं ऑब्वियसली, एंड दे मैनेज द वे ऑफ वर्किंग ऑफ द टीम। तो जैसे आपकी जो टीम होती है जो टेक्निकल काम करती है IT के अंदर, वो कोडिंग कर रहे हैं लेकिन उनको जो वे ऑफ वर्किंग जो है वो जो बंदा उसको मेक श्योर करता है वो स्क्रम मास्टर होता है। तो जैसे आपके डेली जो मीटिंग्स होते हैं आपके काम से रिलेटेड जिन्हें स्टैंड अप बोला जाता है, और आपका जो जैसे जीरा बोर्ड होता है जिस पे आपका सारा वर्क क्रिएट किया जाता है, वर्क आपका सारा मैनेज किया जाता है, आपके जो सेरेमनीज़ होते हैं लाइक कुछ वीकली सेरेमनीज़ होते हैं जिसमें आप प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं, तो ये सारा काम जो होता है वो स्क्रम मास्टर का होता है। तो अब मैं आती हूँ कि क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। जैसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ही देख के आइडिया लगा सकते हैं कि क्या क्या स्किल्स चाहिए होगा। तो मेन जो होता है वो कम्युनिकेशन स्किल है, एंड देन टीम वर्क, क्योंकि उसको सारी टीम को साथ लेकर चलना है, तो टीम वर्क हो गया, एंड देन स्टिकिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स। तो जैसे किसी भी कंपनी के हर एनुअल क्वार्टरली ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो ये स्क्रम मास्टर का जो काम होता है मेक श्योर करना होता है कि टीम उस ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन कर रही है। तो ये सब स्किल्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो डू सर्टिफिकेशन। तो जैसे जो स्क्रम मास्टर्स होते हैं ये सर्टिफाइड भी होते हैं, तो सेफ अजाइल जैसे फॉर एग्जांपल हो गया, कुछ एक सर्टिफिकेशन है मार्केट में जो आप चेक कर सकते हैं, उन्हें कर सकते हैं, एंड देन यू विल बिकम अ सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर जिसे आप अपने रिज्यूमे में ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, एंड देन यू विल बी कंसिडर्ड फॉर दिस जॉब। नाउ एज आई वाज सेइंग दैट आई ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट द अर्निंग्स। तो मैंने थोड़ी सी सर्च करी है जैसे ग्लासडोर के ऊपर, एम्बिशन बॉक्स के ऊपर, कि इंडिया में और कनाडा में क्या सैलरीज हैं। तो फर्स्ट हम इंडिया की बात करते हैं। तो अगर आप इंडिया में अपना करियर स्क्रम मास्टर एज अ स्क्रम मास्टर लॉन्च करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम 5 lakhs to 26 lakhs आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ऑब्वियसली योर एक्सपीरियंस, कि अगर आप फ्रेशर हैं या आपको कुछ एक्सपीरियंस है और आप जस्ट स्विच कर रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज आप 15 to 16 लाख का जो सैलरी है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये जो मैंने रेंज दी है वो कंसीडरिंग फ्रॉम 1 year to 15 years दी है। नाउ टॉकिंग अबाउट द कनाडा, तो अगर आप कनाडा में हैं तो आप 60K से लेके 120K तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ लाइक इफ़ यू लुक एट इट 6 digit फिगर जो स्क्रम मास्टर हैं वो अर्न कर रहे हैं, अगर उनका एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा है, लाइक 10 years अराउंड है। बट ऑन एन एवरेज भी आप 90 to 95K कैट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड सैलरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट मैनेजर पोजीशन। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो IT के अंदर काफ़ी रिप्यूटेबल जॉब है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, दे आर द मैनेजर, दे आर मैनेजिंग द प्रोजेक्ट एज वेल एज मैनेजिंग द टीम। तो प्रोजेक्ट मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो प्रोजेक्ट है वो टाइमली डिलीवर हो, पूरी की पूरी टीम जो है वो कोलेबरेटिवली प्रोजेक्ट की डिलीवरी के लिए काम कर रही है। अगर कोई भी रिस्क आता है तो उनका काम होता है कि वो उसको टाइमली जो है वो मैनेज करें, लीडरशिप की हेल्प
हेल्प लेके या जो भी रिक्वायर्ड है उसको रिजॉल्व किया जाए टाइमली मैनर में, और जो है पूरी की पूरी टीम टाइमली डिलीवर करे प्रोजेक्ट को, एग्जीक्यूशन सही चलना चाहिए। एंड प्रोजेक्ट मैनेजर का ELT मतलब लीडरशिप टीम के साथ भी टाइम टू टाइम मीटिंग्स रहती है, जिसमें उनको रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। तो अगर अब हम स्किल्स की बात करें, जैसा कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी आइडिया लगा सकते हैं कि क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे इस जॉब के लिए। तो वेरी फर्स्ट विच कम्स इज़ द कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ऑब्वियसली क्योंकि आप पूरी टीम से टाइम टू टाइम बात करते हो, लीडरशिप से टाइम टू टाइम बात करते हो, तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड कम्स द लीडरशिप। तो जैसे कि ये लीडरशिप से रिलेटेड ही जॉब टाइटल है, तो आप में लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। देन कम्स द रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि वो रिस्क मैनेज करते हैं। अगर मतलब कुछ भी अगर हिंड्रेंस आ जाता है प्रोजेक्ट की डिलीवरी से रिलेटेड, तो उनका काम बनता है कि वो राइट फोक्स को लाएं और उसको प्रॉब्लम को दूर करें। तो इसी से रिलेटेड हमारा फोर्थ फैक्टर आ जाता है विच इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जो थिंकिंग है क्रिटिकल थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसी जॉब को करने के लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और अगर हम अब बात करें कि अर्निंग्स कैसी हैं कनाडा के अंदर, इंडिया के अंदर, तो फर्स्ट बात करते हैं इंडिया के अंदर। तो अगर आप इंडिया में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं या आप स्विच कर रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो आपका है, 1 to 16 ईयर्स का मुझे एक रिपोर्ट मिला था, जिसके हिसाब से आप इंडिया में 4 लाख से लेकर 22 लाख अराउंड या 25 लाख अराउंड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस काफ़ी हाई है, लाइक 15 ईयर्स अराउंड है, तो ऑन एन एवरेज इट वुड बी समथिंग अराउंड 13-14 लाख। तो अगर आप कनाडा की बात करते हैं, कनाडा में आप 60K से लेकर 90-95K तक जा सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर। तो ऑन एन एवरेज आप 75-76 के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सेम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के अराउंड, लाइक 1 ईयर टू सम 12-13 ईयर्स। एंड थर्ड ऑन माई लिस्ट इज़ बिजनेस एनालिस्ट। BA BSc के नाम से जाना जाता है IT फील्ड में। तो जो BSc का काम क्या होता है कि उन्हें पूरा जो रिक्वायरमेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, टूल का, प्रोसेस का, उसको फुली आउटलाइन करना होता है। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना, बिज़नेस के साथ बात करना कि बिज़नेस रिक्वायरमेंट क्या है, फिर इनका टेक्निकल से बातचीत रहता है, बट कोडिंग का कोई लेना देना नहीं है इस जॉब पोजीशन के साथ। तो डेवलपर से बातें करके समझना कि करंट सिस्टम में क्या है, क्या प्रोसेस है, क्या टूल्स हैं, और बिज़नेस से समझना कि क्या नीड है, और इन सब को आउटलाइन करना, प्रॉपर डॉक्यूमेंट करना, ये BSc का काम होता है। अब बात करते हैं स्किल्स की। तो स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है इसके लिए। तो आपका जो है वो एनालिटिकल स्किल्स अच्छे होने चाहिए, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें एग्जिस्टिंग सिस्टम को, और सॉल्यूशंस के बारे में बात कर सकें डिफरेंट टीम से। आपका जो डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स होता है, जैसे राइटिंग स्किल्स होता है, वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, जिससे आप बिज़नेस से साइन ऑफ लेते हैं, फिर जिसको आप टेक्निकल टीम्स को हैंड ओवर करते हैं, जिसको देखकर वो बेसिकली जो है प्रोडक्ट है वो बनाते हैं। दैन यू कैन टॉक अबाउट द एनालिटिकल थिंकिंग, क्योंकि इनको काफ़ी सोचना पड़ता है कि क्या बेस्ट रहेगा। डिज़ाइन तो टेक्निकल आर्किटेक्ट्स बनाते हैं, बट इनका बिज़नेस के साइड से इनको ध्यान रखना पड़ता है कि जो टेक्निकल आर्किटेक्ट डिज़ाइन दे रहा है वो बिज़नेस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है, आउटलाइन कर रहा है प्रॉपरली। एंड निगोशिएशन स्किल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो BSc है वो इट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन द बिज़नेस एंड द टेक्निकल फॉक्स। तो निगोशिएशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं। अगर बिज़नेस किसी चीज़ को अग्री नहीं कर रहा है, टेक्निकल पीपल कुछ और चाहते हैं, तो वो ब्रिजिंग गैप भी जो है वो BSc को फुलफ़िल करना पड़ता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सैलरीज़। तो सैलरीज़ का कैसा है, अगर आप इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में BSc 3 लाख से लेकर 12-13 लाख तक कहीं भी कमा सकते हैं, कि डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और ऑन एन एवरेज 10 लाख अराउंड जो है वो इंडिया में सैलरी रहता है BSc का करेंटली। अगर आप कैनेडियन मार्केट की बात करते हैं, कैनेडियन मार्केट के अंदर 60K से लेकर 100K 101K तक भी मैंने देखा है BScs को जाते हुए। एंड ऑन एन एवरेज 75K के अराउंड BSc का सैलरी रहता है कनाडा के अंदर। एंड फोर्थ ऑन माई लिस्ट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जैसे कि आपके SEO स्पेशलिस्ट हो गए, कंटेंट क्रिएटर्स एंड कंटेंट मार्केटर्स, ये सारे जो पोजीशंस हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आते हैं। तो बेसिकली ये वो लोग हैं जो ट्रैफिक लेकर आते हैं हमारे IT सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, जो पब्लिक को ल्यूर करते हैं आपके सिस्टम्स के लिए। फॉर एग्जांपल IT में हमने सॉफ्टवेयर्स तो बना दिए, बट वी नीड टू ब्रिंग इन द पब्लिक राइट टू यूज़ दोज सिस्टम्स। अगर आपकी कंपनी किसी पब्लिक रिलेटेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाती है,
तो ये इनका काम होता है डिजिटल मार्केटर्स का, टू ब्रिंग इन दैट ट्रैफिक। तो इसमें जैसे ये एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो आपके लिए फैसिनेटिंग कंटेंट क्रिएट करते हैं, ये सारे पोजीशंस आ जाते हैं। इनका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो यही रहता है कि ये किसी तरह आपका जो कंपनी का है मार्केटिंग करें अच्छे से, वेबसाइट्स पर करें, ऑफलाइन ऑनलाइन काफ़ी तरह की मार्केटिंग आ जाती है आजकल, तो ऑनलाइन ज़्यादा ही जो है डिमांड में है। तो अगर हम स्किल्स की बात करें, इसके स्किल्स के लिए आपको वेबसाइट्स पे काम करना आना चाहिए, यूज़ करना आना चाहिए बेसिकली वेबसाइट्स को। आपको सर्च इंजन्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कैसे आप बेहतर कंटेंट जो है वो वेबसाइट्स पर डालें, जिससे आपका प्रोडक्ट जब लोग सर्च करें तो वो टॉप में आना चाहिए रिजल्ट्स में। तो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल्स रहते हैं। एंड अगर आप स्किल्स की बात करें, स्किल्स वही आ जाते हैं, आपको वेबसाइट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कंटेंट क्रिएशन के जो स्किल्स हैं वो आपके अंदर होने चाहिए, क्रिएटिविटी स्किल्स होने चाहिए आपके अंदर। तो ये सब स्किल्स से रिलेटेड बात है डिजिटल मार्केटिंग को लेकर। और अगर अब हम सैलरीज़ पर आते हैं, इंडिया के अंदर जो डिजिटल मार्केटिंग में सैलरीज रहती हैं वो 3 lakhs टू लेकर 10-11 lakhs तक जाती है, विद एन एवरेज ऑफ 6 to 7 lakhs पर एनम। तो और कनाडा के अगर अंदर हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की सैलरीज को लेकर, दैन इट वेरीज फ्रॉम 60K to 80K अराउंड, विद एन एवरेज ऑफ 70K अराउंड। बट मैंने कुछ लोगों को वैसे 100K के अराउंड भी अर्न करते देखा है जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है। बस दैट्स क्वाइट अबाउट योर पोर्टफोलियो। कुछ कंटेंट क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, एंड कुछ कंपनीज़ बहुत हाई लेवल पे होती हैं कि वो अपनी मार्केटिंग में इतना पैसा डालना चाहती है। तो अगर यू आर लकी इनफ टू गेट इन टू दोज हाई एंड कंपनीज, तो आप 6 डिजिट्स भी अर्न कर सकते हैं कनाडा के अंदर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट की। तो जो टेक सपोर्ट फोक्स होते हैं आईटी के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे डेवलपर्स जो होते हैं, उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया, सॉफ्टवेयर बना दिया, उसके बाद वो लाइव चला गया, मतलब उसको पब्लिक और या फिर जहाँ पे भी वो यूज़ होना था एंड यूज़र उसको यूज़ करने लग गए। उसके बाद भी सपोर्ट रिक्वायरमेंट रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे वेबसाइट चल रही थी, डाउन हो गई फॉर द टाइम बिंग, तो तब बैक एंड पे जो है टेक्निकल लोग रिक्वायर्ड होते हैं जो उसको मेंटेन करें। इन्हें टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट कहा जाता है। इट्स वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द डेवलपमेंट, बट ये नॉन कोडिंग जॉब भी रहती है, क्योंकि वो कोड में जाकर कुछ ऐसा ज़्यादा करते नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन स्टार्ट करना, आपका प्रोडक्ट रीस्टार्ट मार देना, इतना काम होता है टेक्निकल सपोर्ट्स का। तो बट जॉब जो है वो काफ़ी डिमांडिंग है ऑब्वियसली, क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्ट बनेगा, सॉफ्टवेयर बनेगा, लॉन्च होगा, तो सपोर्ट का नीड तो हमेशा रहता है। अगर हम बात करें कि आपको क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे इसके लिए, तो अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है तो वो ऐड ऑन हो जाता है कि डिफरेंट टाइम पे अपनी एप्लीकेशन के साथ डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अगर जैसे बंदे को पूरा सिस्टम समझ में आएगा तो वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता है वहाँ पे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस कंपोनेंट में इशू आ रहा है, तो वो आपका काफ़ी हेल्प कर जाता है। और आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, कोडिंग नॉलेज नहीं, टेक्निकल नॉलेज, मतलब क्या चीज़ क्या काम करती है, क्या लैंग्वेज में क्या हो रहा है। तो अगर आप सिर्फ अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं तो दैट इज़ गुड इनफ फॉर दिस जॉब। अगर हम सैलरीज़ की बात करते हैं, तो ये एक डेवलपर के साथ काफ़ी क्लोजली रिलेटेड फील्ड है, तो डेवलपमेंट वाले सैलरीज़ ही अप्लाई हो जाते हैं इसके ऊपर। तो टेक्निकल नॉलेज चाहिए, क्योंकि इसके लिए कोडिंग नहीं चाहिए, टेक्निकल नॉलेज चाहिए। तो सैलरीज ऑलमोस्ट डेवलपर से थोड़ा बहुत कम लगा लो, बट सिमिलर रेंज में रहेगा। तो अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं तो समवेयर फ्रॉम 5 लाख जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और 18 lakhs 20 lakhs तक आपका जा सकता है आराम से इजीली, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स। और ऑन एन एवरेज आप 12 to 13 लाख लगा कर चलो। और अगर आप यहाँ पर हो कनाडा के अंदर, तो टेक्निकल सपोर्ट में आप समवेयर अराउंड 65K से लगा सकते हो, एंड आप इसमें भी 6 डिजिट्स में इजीली जा सकते हो। ऑन एन एवरेज यू कैन थिंक ऑफ इट 85 to 90K इन कनाडा। नेक्स्ट ऑन माई लिस्ट इज़ डेवऑप्स। तो डेवलपमेंट ऑपरेशंस के नाम से जाना जाता है। तो डेवऑप्स टीम बहुत इंपॉर्टेंट टीम है। ये सारी टीम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि डेवलपर्स ने, टेस्टर्स ने पूरा प्रोडक्ट तैयार कर दिया है, बट उसको लॉन्च करना प्रोडक्शन के अंदर, मार्केट के अंदर। जैसे कि हमारे जो प्रोडक्ट जब तैयार होता है वो किसी और एनवायरनमेंट में रन करता है, फिर हमें उसे डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में प्रमोट करना होता है, और फिर लास्ट में वो प्रोडक्शन में जाता है जब उसको एंड यूज़र लाइव यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो अब इस सारे कोड को प्रमोट करना ऑटोमेटिकली, आजकल तो ऑटोमेटिकली होता है, तो ये सारा डेवऑप्स का काम होता है, जो वो
कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। अब ये टेक मतलब वो कोडिंग नहीं करते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट्स जो है वो इन्वॉल्व हो, वो भी आप डेवलपर्स की कंपनी में हेल्प ले सकते हैं। जितना कि मैंने देखा अपने एक्सपीरियंस से, जो डेवॉप्स हैं वो ज़्यादा कोडिंग करते नहीं है, कभी रिक्वायरमेंट भी हो जाती है, दे टेक हेल्प फ्रॉम द डेवलपर्स ऑफ द टीम। तो ये भी नॉन कोडिंग जॉब ही है मेरे अकॉर्डिंग तो। एंड अगर आपको थोड़े बहुत क्लाउड कंपोनेंट्स की नॉलेज है, और जैसे AWS आता है, आपको GCP आता है सर्विसेज, ये सब नॉन टेक्निकल में चला जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यू डोंट नीड टू कोड इनटू देम। तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग लाइन है, इसमें सैलरीज भी बहुत अच्छे हैं। तो जैसे स्किल्स में मैं ऑलरेडी बात कर रही थी कि आप जैसे क्लाउड सीख सकते हो, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको क्लाउड की होनी चाहिए, SDLC साइकिल की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे होता है और डिलीवर कैसे होता है लास्ट तक। तो अगर आपको ये सारी नॉलेज है तो यू आर गुड टू स्टार्ट इन दिस, बट आपको ये स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे ताकि आप अपनी प्रोफाइल को डेवॉप्स प्रोफाइल दिखा सकें। और कुछ एक टूल्स होते हैं, स्पेशल टूल्स होते हैं डेवॉप्स के, आप सर्च कर सकते हैं उनको। जैसे पहले जेंकिंस चलता था, आजकल डिफरेंट टूल्स हैं मार्केट में, यू कैन सर्च अबाउट दम। तो अगर अब हम आते हैं सैलरीज़ पर, तो सैलरीज़ काफ़ी अच्छी हैं डेवॉप्स की ना, डेवलपर्स के साथ साथ ही चलती हैं। आप बल्कि ये लगा के चलो कि जितना डेवलपर्स का सैलरी है आजकल, उतना ही डेवॉप्स का भी सैलरी है, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो आप जैसे अगर इंडिया की बात करते हैं तो आप कहीं भी 5 लाख से लेकर 25 लाख अराउंड तक ईजिली अर्न कर सकते हैं डेवॉप्स का। एंड ऑन एन एवरेज 18 लाख 20 लाख आई थिंक यू कैन अर्न इन इंडिया। और अगर आप कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा में भी जस्ट लाइक डेवलपर्स आप 70K से लेकर 120K तक आराम से जा सकते हैं डेवॉप्स के अंदर। ऑन एन एवरेज 100K अराउंड यू कैन अर्न इन कनाडा एज अ डेवॉप्स इंजीनियर। वन इज़ सिस्टम एडमिन। तो जैसे कि हम IT में सब लोग लैपटॉप से काम कर सकते हैं, डेस्कटॉप से काम करते हैं, तो ये सारे जो हार्डवेयर हैं ये मैनेज करना सिस्टम एडमिन का काम होता है। तो सारे हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन, तो उनमें सॉफ्टवेयर जो हैं उनका इंस्टॉलेशन, उनका अपडेट्स, उनका कॉन्फ़िगरेशन, प्लस जैसे डिफरेंट यूज़र के अकाउंट्स बनते हैं, कोई कंपनी ज्वाइन कर रहा है उसका यूज़र अकाउंट क्रिएट करना, कंपनी जो छोड़ रहा है उसका जो यूज़र अकाउंट है वो डीएक्टिवेट करना, उनकी परमिशंस मैनेज करना, ये सब सिस्टम एडमिन का काम होता है। इसके स्किल्स के लिए कुछ ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, आपको लाइक डिफरेंट सिस्टम्स को यूज़ करना आना चाहिए। जैसे लिनक्स होगा, इनको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, और सारी परमिशंस कैसे लगती हैं, कुछ कमांड्स रिलेटेड वर्क इनका रहता है, जैसे बैकएंड पे कमांड्स वगैरह रन करते हैं। तो ज़्यादा इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब कुछ एक सेम लाइक SOP होता है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर, तो जो आपको फॉलो करना होता है। तो ये सब स्किल्स इसके लिए चाहिए होता है। और अगर हम जॉब इसमें सैलरीज़ की बात करें इस जॉब में, तो अगर आप इंडिया में हैं तो आप 2 लाख से लेकर 10 लाख तक कमा सकते हैं इंडिया में सिस्टम एडमिन के जॉब से। तो ऑन एन एवरेज 6 to 7 लाख जो है वो सैलरी रहेगा इंडिया में। और अगर आप कनाडा की बात करते हैं, कनाडा के अंदर 65K से लेकर 85K तक सिस्टम एडमिन जो है वो अर्न कर लेते हैं। ऑन एन एवरेज इट वुड बी 75K अराउंड इन कनाडा। नेक्स्ट वन इज़ नेटवर्क एडमिन एंड सिक्योरिटी। सो नेटवर्किंग का काफ़ी काम होता है एडमिन IT में, सिक्योरिटी का भी काफ़ी काम होता है। IT जो है लाइक पूरा का पूरा नेटवर्क आपका सिक्योर होना चाहिए। तो इसमें जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं वो यही है कि नेटवर्क इंस्टॉल करना, नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना, नेटवर्क को सिक्योर करना, वल्नरेबिलिटीज़ और थ्रेट्स से जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचाना, ये सब इनका काम होता है। स्किल्स में बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट के अंदर जो अवेलेबल हैं इससे रिलेटेड, लाइक LAN कैसे सेट करते हैं, और बहुत से सिक्योरिटी टूल्स हैं, कैसे थ्रेट्स को एनालाइज करा जाता है, ये हैकिंग वैकिंग से कैसे बचा जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप वो कोर्सेज़ कर सकते हैं, टूल्स सीख सकते हैं, हैंड्स ऑन कर सकते हैं टूल्स पे। काफ़ी पेड चीज़ें हैं यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती हैं इससे रिलेटेड, बट काफ़ी कंपनियाँ ना आपको स्पॉन्सर भी करने को तैयार होती है। अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं देन दे विल ट्रेन यू ऑन दोज टूल्स ऑन देयर ओन कॉस्ट, तो आपको उस चीज़ का वरी करने की ज़रूरत नहीं। और अब बात करते हैं नेटवर्क एडमिन एंड सिक्योरिटी की जॉब्स में सैलरीज़ को लेकर। तो अगर आप नेटवर्क एडमिन्स की बात करते हैं तो सैलरी जो है वो इंडिया के अंदर 2 लाख से 10-11 लाख तक वेरी कर जाती हैं, एंड ऑन एन एवरेज 6 लाख इसका एवरेज रहता है। और अगर आप कनाडा के अंदर नेटवर्क एडमिन्स की बात करते हैं तो नेटवर्क एडमिन्स की जो सैलरी हैं वो 65K से लेकर 85K तक जाते हैं, ऑन एन एवरेज 75K। बट अगर आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, अब देखो ये दोनों जॉब टाइटल्स अलग हैं, मैंने इनको कंबाइन इसलिए किया है क्योंकि थोड़ा सा जो कॉन्फ़िगरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इन लोगों का मतलब जॉब जो है वो साथ साथ चलता है। बट सिक्योरिटी के जो अर्निंग्स हैं वो बेहतर हैं नेटवर्किंग के अर्निंग्स से, क्योंकि इनका थोड़ा टेक्निकल जॉब ज़्यादा रिस्क रिलेटेड रहती है। तो जो सिक्योरिटी में इंडिया में आप अर्न कर सकते हैं वो है समथिंग अराउंड
8 लाख से स्टार्ट हो जाता है और आप हायर एंड तक जा सकते हैं 20-25 लाख तक, ऑन एन एवरेज 15-16 लाख। और अगर आप कनाडा के अंदर बात करते हैं, कनाडा के अंदर भी आप 80K से लेकर 120-130K तक जा सकते हैं, ऑन एन एवरेज 100K इन कनाडा फॉर सिक्योरिटी पीपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं UI/UX डिज़ाइनर्स की, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड फील्ड है। तो इसमें भी आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको डिज़ाइंस बनाने का शौक है, ड्राइंग का शौक है, कलर्स वगैरह इन सब की आपको अच्छी नॉलेज है, तो आप इस फील्ड के बारे में सोच सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। तो जैसे कि जो आपका अगर एप्लीकेशन में UI इन्वॉल्व है तो इसके डिज़ाइंस बनाने का काम होता है ग्राफिक डिज़ाइनर्स का, एंड इसमें सैलरीज काफ़ी अच्छी हैं। तो आप कुछ एक टूल्स सीख सकते हैं जिन पर डिज़ाइनिंग करी जाती है। बहुत से ओपन सोर्स फ्री टूल्स हैं जिनको यूज़ करके आप डिज़ाइंस बना सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं और अपना कोई वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं जिसके आप अपने सारे डिज़ाइन डाल दो और उसको अपने रिज्यूमे में दे दो, एंड देन दे विल नो अबाउट इट कि आपके कितने ज़्यादा हैंड्स ऑन उसके ऊपर हो रखे हैं। एंड सैलरीज काफ़ी अच्छी हैं UI/UX डिज़ाइनर्स की। डेवलपर जितना ही पैकेज इनको मिल जाता है। आई विल नॉट टॉक अबाउट द सैलरी रेंजेस ओवर हेयर, यू कैन थिंक ऑफ इट सिमिलर टू द डेवलपर्स। और एक और जो फील्ड में जिसके बारे में बात करना चाहूँगी वो है डेटा एनालिस्ट। तो ये आपने काफ़ी सुना होगा, मार्केट में काफ़ी इसका हाइप चल रहा है डेटा एनालिस्ट का, क्योंकि आजकल कंपनीज जो हैं वो काफ़ी अपना डेटा एनालाइज करती हैं, अंडरस्टैंड करना चाहती हैं कि हमारे पास जो अर्निंग्स आ रही हैं, हमारे जो यूज़र्स हैं वो किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, कौन से वेदर में क्या ज़्यादा देखा जा रहा है, इस तरह की चीज़ें, और डिफरेंट वेरिएशंस जो हैं उनके यूज़र्स का। तो ये सब डेटा एनालिस्ट से आता है। तो ये भी नॉन टेक्निकल जॉब है और इसके लिए आपको स्टैट्स में, मैथ्स में, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होना चाहिए क्योंकि ये डेटा एनालाइज करते हैं। तो मार्केट में ऐसे काफ़ी सारे टूल्स हैं, जैसे टैब्लो हो गया। इनफैक्ट मैंने लोगों को एक्सेल भी काफ़ी यूज़ करते देखा है इन लोगों को। तो अगर आपको डेटा में, मैथ्स में, स्टैट्स में, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, यू कैन थिंक ऑफ डेटा एनालिस्ट। और ये भी काफ़ी अच्छा अर्न कर लेते हैं डेवलपर्स जितना ही अर्न कर लेते हैं। लास्ट ऑन माई लिस्ट इज़ क्वालिटी एनालिस्ट, जिन्हें QA या सॉफ्टवेयर टेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस रोल के अंदर क्या काम होता है, जैसे डेवलपर्स ने सॉफ्टवेयर बना दिए, अब उसको मार्केट में रिलीज़ करने से पहले उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग भी डिफरेंट तरह की होती है, लाइक इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एंड टू एंड टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्ट। तो ये सारा काम होता है टेस्टर्स का। अब टेस्टिंग के अंदर भी अब दो डिफरेंट चीज़ें बन गई हैं कि एक ऑटो टेस्ट, एक मैनुअल टेस्ट। तो मैनुअल टेस्टिंग जो है वो नॉन कोडिंग चीज़ है, लेकिन रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि ऑटो टेस्ट की तरफ लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा जा रहा है, कंपनी उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है ऑटो टेस्टिंग में, जिसमें थोड़ा सा कोडिंग का रिक्वायरमेंट रहता ही है। बट अगर आप मैनुअल टेस्टिंग की बात करो, दैट इज़ अ नॉन कोडिंग थिंग। तो इंडिया के अंदर तो मैंने देखा है कि रिक्वायरमेंट है ही है मैनुअल टेस्टर का, इजीली लोगों को जॉब भी मिलती है। जो मेरे फ्रेंड्स हैं मैनुअल टेस्टिंग के अंदर, वो इजीली स्विच भी कर लेते हैं इंडिया में। तो इंडिया में जो इनका अर्निंग्स है वो रहता है समवेयर अराउंड 3 लाख से स्टार्ट हो जाता है, और कहीं भी 15-18 लाख भी लोग अर्न कर रहे हैं इंडिया में मैनुअल टेस्टिंग के अंदर। बट अगर कनाडा की बात करूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कनाडा के अंदर मैनुअल टेस्टिंग का इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। रीज़न बीइंग कि जो मैनुअल टेस्टर्स हैं वो छोड़ते नहीं है ज़्यादा जॉब अपने, क्योंकि इतना ज़्यादा आगे ओपनिंग्स नहीं हो रहा है, तो नए लोगों को मौका इतना मिल नहीं पाता है मैनुअल टेस्टिंग के अंदर। ऑटो टेस्ट का यहाँ पे रुझान फिर भी काफ़ी है, क्योंकि लोग मतलब जो कंपनीज़ हैं वो इन्वेस्ट कर रही हैं ऑटो टेस्टिंग में। और ऑटो टेस्टिंग में क्यों वो इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि बार बार जब भी डेवलप कोई भी थोड़ा बहुत भी सॉफ्टवेयर में चेंज होता है तो फिर से टेस्टिंग का सेम रिक्वायरमेंट रहता है, तो वो सेम कोड रन कर लेते हैं जिससे उनके पैसे बच जाते हैं। तो कनाडा के अंदर मैं कहूँगी कि इतना ये डिमांडिंग फील्ड नहीं है, तो इसलिए आई विल नॉट टॉक अबाउट द सैलरीज ऑफ मैनुअल टेस्टर्स इन कनाडा ओवर हेयर। बट आई जस्ट वांटेड टू टच अपॉन दिस फील्ड, क्योंकि इस QA टेस्टर्स जो हैं वो काफ़ी क्वेरीज करते हैं मेरे से लिंक्डइन पे कि मैनुअल टेस्टिंग का जो है कनाडा के अंदर कितना है। तो आई विल से इट्स टू हार्ड इफ़ यू आर अ मैनुअल टेस्टर टू गेट अ जॉब इन कनाडा। और फिर भी अगर आप आना चाहते हैं और मैनुअल टेस्टिंग में कंटिन्यू करना चाहते हैं, आई विल सजेस्ट कि आप इंडिया में जब हैं तभी से अपनी जॉब सर्च स्टार्ट कर दें। मेरे कुछ एक फ्रेंड्स हैं जो मैनुअल टेस्टर यहाँ पे आए हैं, बट वो अपनी जॉब इंडिया से ही सिक्योर करके आए हैं। तो जैसे उन्होंने अपना परमिट्स ले लिया, वहीं से जो है जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, एक बार कंफर्म हो गया वो फिर यहाँ पे आए हैं टू बी वेरी सिक्योर। अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे लोगों को देखा है कि लोग 1-1 साल तक सर्वाइवल जॉब कर रहे हैं, उन्होंने मैनुअल टेस्टिंग में जॉब नहीं मिल रहा है। सो गाइज़, ये वीडियो मैं यहीं पर
ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आई एम अ टेकी, आई एम अ डेवलपर एंड आई डू मेक सो मेनी वीडियोस अबाउट द टेक। अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो टेक्निकल जॉब से रिलेटेड इंडिया के अंदर, कनाडा के अंदर, तो आप मुझे लिंक्डइन पर और यूट्यूब पर हिट अप ऑन कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।